यस, रिवीजन करते हैं इस चैप्टर में सेक्शन 123, 124, 125, 126 और 127 हमने पढ़ा। इससे पहले हमने एक इंट्रो पढ़ा कि व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, ध्यान से मुझे सुनते जाना। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो दो एजीएम के बीच में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो हर एजीएम पे डिक्लेयर किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और पेमेंट की जो रेट होती है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। इसे अप्रूव भी डायरेक्टर ही कर देते हैं बोर्ड मीटिंग में। फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड तो बोर्ड करती है लेकिन अप्रूव शेयर होल्डर करते हैं एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है। ये एक बात, ये इंटरिम और ये फाइनल। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड अच्छे प्रॉफिट्स के केस में ही दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए कंपनी इसे बीच में से डिक्लेयर करती है। तो इसका एक मतलब ये निकला कि लॉस के केस में इंटरिम डिविडेंड देना समझदारी नहीं है, बट स्टिल आप जिस क्वार्टर में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसके प्रीवियस क्वार्टर में आपको लॉस हुआ है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो इंटरिम डिविडेंड दोगे वो कितना दोगे, वो एवरेज ऑफ 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में जो आपने डिविडेंड दिया है उसकी एवरेज रेट से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दोगे। बस ये एक ही कंडीशन है इंटरिम डिविडेंड में, अगर लॉस के केस में देना है तो। ये इंटरिम डिविडेंड की बात हो गई। फिर इसके बाद दे रखा था डिविडेंड इक्विटी शेयर पे भी देते हैं, प्रेफरेंस शेयर पे, उसको बाउली जैसी चीजें हटाओ, मतलब क्वेश्चन आने लायक नहीं है। अब अपन सीधे सेक्शन पे आ जाए। 123 बड़ा सेक्शन था। सबसे पहले 123 में सोर्सेस पढ़ा कि डिविडेंड कहां से दिया जाता है। डिविडेंड दिया जाता है करंट ईयर प्रॉफिट में से, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से, रिजर्व एंड सरप्लस में से। लेकिन रिजर्व में सीआरआर नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। और रिजर्व में से अगर डिविडेंड देना है या करंट ईयर प्रॉफिट में से भी डिविडेंड देना है तो पहले अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दे रखी है। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पी&एल का फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में पी&एल कैसे निकलता है वो पी&एल लेना है। लेकिन फिर उस पी&एल में से जो चीजें ये डिडक्ट करने को बोल रहे हैं, डेप वगैरह, अगर वहां डिडक्ट नहीं हुई है तो डिडक्ट करना है। अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस वहां डिडक्ट नहीं हुए तो यहां डिडक्ट करना है। बाकी जो प्रॉफिट का ढांचा तैयार होगा वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा। तो कोई आपको बोले कि किस तरीके से लेना है प्रॉफिट, तो आप बोलोगे शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 में जो प्रॉफिट आता है वो, क्योंकि देखो कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके के हैं। अभी मैं तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देने के लिए प्रॉफिट अलग तरीके से निकलता है। होता वही प्रॉफिट है लेकिन उसमें कुछ ऐड, कुछ लेस, कुछ ऐड, कुछ लेस, फिर करके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया जाता है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, तो उसका अलग कैलकुलेशन है। अरे मरा यार, ये खा गया, ठीक है, ये एक चीज है। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा। ये हो गया तुम्हारा किसमें 123 में सोर्सेस। सोर्सेस कहां से देना है, कितना देना है, क्या नहीं लेना है, सब सोर्सेस में आ गया। फिर सोर्सेस में ही दे रखा है कि भैया अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, इसमें दे रखा है अलग पॉइंट का, अलग भी हो तो यहीं पढ़ लो। अगर लॉस भी हुआ है तो डिविडेंड दे सकते हो पास्ट ईयर रिजर्व में से। किस में से? लेकिन रूल 3 था सही, रूल 3 की कंडीशंस पूरा करके। किसकी? अच्छा एक बात बताओ, रूल 3 भी बहुत सारे हैं। अगर आप ये लिख दो रूल 3 ऑफ कंपनीज है तो भी गलत माना जाएगा। ऐसा लिखना पड़ेगा रूल 3 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रूल है, चार्ज के अपने रूल है, डिपॉजिट के अपने रूल है। हर चैप्टर में सेक्शन के साथ रूल भी होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ रूल 3 लिख दिया तो भी मतलब गलत माना जाएगा। इससे अच्छा तो मैं रूल लिखूं ही ना, लेकिन लिखूं तो पूरा लिखूं कि रूल 3 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऐसा लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, चलो मेरी तरफ देखो। तो रूल 3 के हिसाब से डिविडेंड देना है। कितना देना है? रूल 3 के हिसाब से कितना देना है? कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, लास्ट 3 इयर्स में जो डिविडेंड दिया है उसकी एवरेज रेट से ज्यादा नहीं। तो रेट का एवरेज हो गया ये। अगर लास्ट 3 इयर्स में कंसेक्यूटिवली कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि डिविडेंड नहीं देना, ये कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होगी तो बाकी की होगी। कंडीशन नंबर 2,
आप जो डिविडेंड देने के लिए अमाउंट विड्रॉ करोगे, इट विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये भी पूरा लिखोगे, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कौन सी वाली लेनी है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। फिर ये भी लिखोगे कि जो अमाउंट विड्रॉन है उसमें से पहले अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब लॉस को राइट ऑफ करोगे एंड देन डिविडेंड दोगे, जैसे अपन ने एग्जांपल में पढ़ा था। तो अगर 10% 50 लाख आया और उसमें अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब लॉसेस भी है, वो 40 लाख के है, तो 50 में से 40 तो ऐसे ही खत्म। अब डिविडेंड कितना दे सकते हो आप, 10 लाख। ये अपन ने ओरिजिनल करा था तो एक मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना है। तो ये चीज। फिर थर्ड, जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद रिजर्व का बैलेंस बचेगा वो पेड अप कैपिटल के 15% से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब पेड अप कैपिटल का 15% निकालो, जितना भी आया रिजर्व में कम से कम उतना तो बचना ही चाहिए डिविडेंड देने के बाद। तो ये डिविडेंड देने के बाद की कंडीशन है, लेकिन इसको भी आपको पहले कंसीडर करना पड़ेगा जब आप डिविडेंड दे रहे हो। बाद में कैसे कंसीडर करोगे, दे दिया उसके बाद उनसे लेने जाओगे क्या, अरे मेरे रिजर्व में तो 15% से कम बचे हैं, अरे गलती से ज़्यादा दे दिए, प्लीज़ प्लीज़ वापस दे दो, ऐसा थोड़ी करूँगा। तो देने से पहले ही इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। ये 3 हो गई, साइड में हटाओ। फिर सोर्सेज के बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो, बट आपका डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है पेमेंट। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे करना है और 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक में जमा कराना है। जब मैं कह रहा हूँ 30 दिन के अंदर अंदर पे करना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड वारंट और चेक पोस्ट करने हैं। वो डिविडेंड वारंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए या ना हुए, वो डिविडेंड वारंट या चेक उन्हें मिले या ना मिले, हार्डली मैटर्स, उससे मुझे कोई फर्क। आपका काम है सिर्फ डिविडेंड वारंट पोस्ट करना। क्वेश्चन बनता है इस पे से, और आप सब सही लिखोगे इसका क्वेश्चन बराबर, वो ऐसे ही बनाएगा क्वेश्चन। अभी टेस्ट में भी दे दूंगा मैं एक आध, वो तो डाल दिया, उसको मिला नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है, मैंने तो डाल दिया ना, खत्म बात। सेकेंड, इसी के अंदर कि अगर किसी के नाम पे शेयर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है, कौन ट्रांसफरर, कि ये शेयर का डिविडेंड आप ट्रांसफर ही को दे दो, ठीक है। या फिर अगर उसके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो एक सेक्शन आता ही आगे, वो कहता है कि ये पैसा भी आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। ये हो गया। और कुछ इसमें फिर निधि कंपनी वाली बात थी। और पेमेंट किस किस मोड से देना है, कैश में, कैश तो इम्पॉसिबल है, एक एक के घर में कैश कैसे देने जाऊंगा, तो चेक से, ऑनलाइन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिविडेंड वारंट। सबसे ज़्यादा यूजुअल मोड क्या है, डिविडेंड वारंट। वारंट पोस्ट कर दिया जाएगा। वो डिविडेंड वारंट डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है। किसकी तरह होता है, आप इंस्टीट्यूट को पेमेंट डीडी से करते हो ना, नहीं होता। हमारे टाइम पे ज़्यादा डीडीआई बनती थी, अभी ऑनलाइन हो गया है ज़्यादा। हम लोग तो एक डीडी बनाया, आईसीआई के नाम का, डीडी पोस्ट करके डाल दिया, ठीक है। वो डीडी आईसीआई को मिलेगा, आईसीआई उसे देगा, इन कैश करवा लेगा। डीडी का मोड बहुत चला, बहुत। अब ऑनलाइन उसको धीरे धीरे ओवरटेक करता जा रहा है। तो ये डिविडेंड वारंट एक तरीके से डीडी की तरह था। आगे इसको भी हटा दो। फिर 123 खत्म हुआ, यही था इसमें। एक निधि कंपनी वाली बात थी। निधि कंपनी में क्या था कि अगर निधि कंपनी के मेंबर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर उनको डिविडेंड नहीं दे पाते, तो उनको हमें कॉल करना है और उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है। बाकी ऐसे किसी के 1-on-1 डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता भी है तो मैंने क्या बताया था, सैलरी की तरह सबकी डिटेल एक साथ ले ली जाती है, फीड कर दी जाती है और बैंकर को दे दी जाती है, बैंकर करता है। ऐसे में एक एक का नाम बेनिफिशियरी ऐड नहीं करता, श्रुति, IDBI बैंक, IFSC कोड, अकाउंट, हाँ चलो अब कार्तिक, ऐसे थोड़ी करूँगा मैं। लेकिन निधि कंपनी में आपको ऐसे करना है, अगर वो 30 दिन में क्लेम नहीं करते तो। ये भी हटा दो, 123। अब अगला आता है 124, सुनते जाओ मेरी तरफ। अगर आप 30 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इस सेक्शन का नाम है UDA, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अगर 30 दिन में आप पैसे नहीं दे पाते हो और सामने वाला क्लेम नहीं करता है, ठीक है, इफ नॉट क्लेम और नॉट पेड विद इन 30 डेज, देन विद इन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, you have to deposit the amount unclaimed or unpaid in the unclaimed dividend account maintained in a scheduled bank. शेड्यूल बैंक में जो इस तरह का अकाउंट खुलता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, आप उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में सारा पैसा जमा करा दोगे।
ठीक है, वो पैसा उस अकाउंट में जमा रहेगा, वो पैसा उस अकाउंट में जमा रहेगा। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, विद इन 90 डेज, पैसे जमा कराने के 90 डेज के अंदर अंदर जिन जिन लोगों ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया था उनका नाम, एड्रेस, अमाउंट, ये सब आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है और कंपनी की वेबसाइट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पोस्ट करना है, ताकि वो लोग वेबसाइट खोले तो उन्हें क्लिक कर जाए कि हमने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया है और वो आके क्लेम कर ले। अगर आप इस अकाउंट में पैसा क्लेम नहीं करते हो और इस बात को 7 साल हो जाते हैं, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 इयर्स अनपेड डिविडेंड अकाउंट से सारा पैसा IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। 7 साल बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो शेड्यूल बैंक से नहीं मिलेगा, IEPF से मिलेगा, और IEPF फिर हमारा अगला सेक्शन है। ठीक है, ये इसमें इतनी बात करी थी, और कुछ पेनल्टी थी इसमें, हाँ, और जिन लोगों ने 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक पैसे नहीं निकाले हैं, डिविडेंड नहीं लिया है, क्लेम नहीं किया है, उनके शेयर्स भी IEPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स। लेकिन ये 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स है, एक बार भी ले लिया बीच में तो ये सेक्शन एप्लीकेबल, बोलो 7 साल बाद नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लिए शेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर डिविडेंड देना भी है तो IEPF को देना है, क्योंकि वो शेयर तो IEPF के नाम पे हो गए ना, उसको उससे तो खत्म हो गया ना हमारा, हम तो रजिस्टर मेंबर में उस शेयर होल्डर का नाम हटा देंगे और IEPF लिख देंगे, और IEPF को जो शेयर डिविडेंड दूंगा वो भी IEPF के ही खाते में जाएगा वापस। ठीक है, हाँ, वो प्रूव कर दे पहले तो बेटा चप्पलें घिस जाएंगी, कहना इतना आसान होता है, भारत है ये। 7 साल के बाद आप जब आओगे तो चप्पलें घिस जाएंगी आपकी, आपको आपका शेयर मिलने में, डिविडेंड मिलने में, पैसा मिलने में। ठीक है, पेंशन वालों से पूछना क्या हालत होती है उनकी। ठीक है, सरकारी नौकरी में बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट सेक्टर में पूछना। आजकल अभी इन्होंने बीच में प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशनें, प्रोविडेंट फंड वगैरह काटना शुरू कर दिया था, प्रोविडेंट फंड सॉरी, तो कितने लोगों का PF वगैरह कटता रहता है, वो PF कट के इधर उधर जमा हो जाता है, वो बंदा जॉब छोड़ देता है, फिर बोलते हैं कि भैया PF तो इस लिमिट के बाद मिलता है, इस एज में मिलता है, फिर उस एज तक वो पहुंचता है, फिर उसको कि यहाँ ये डॉक्यूमेंट बनवाओ, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट बनवाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत मगजमारी होती है, बहुत मगज। सिस्टम इतना अच्छा नहीं है हमारा जितना स्मूथ दिखता है, ये तो हटा दो आप। इसके बाद पेनल्टी बताई थी मैंने तुम्हें, कंपनी के ऊपर भी है और ऑफिसर इन, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम पेमेंट पेनल्टी 10 लाख है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 2 लाख है। कंटिन्यूइंग फेलियर में कंपनी के ऊपर 500 रुपये पर डे है और पार्टी डिफॉल्ट पे 100 रुपये पर डे है, ये याद रखोगे तुम। और इधर मिनिमम पेनल्टी 25,000 है और उधर 1 लाख है, 1 है 2 है 1 लाख है। ठीक है, ये याद कर लेना बराबर। ये 124 अब 5 बहुत बड़ा सेक्शन था, 125 IEPF। पहले मैंने आपको पढ़ाया IEPF में पैसा कहाँ से आता है, क्रेडिट कहाँ से आता है। तो IEPF में क्रेडिट आता है बहुत सारी जगह से, आप 8-10 याद रख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट से 7 साल बाद, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उससे, फिर मैच्योर्ड डिपॉजिट से 7 साल बाद, मैच्योर्ड डिबेंचर 7 साल बाद, डिपॉजिट और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो इनका इंटरेस्ट ड्यू चल रहा था वो भी इसमें आ जाता है, और शेयर्स अगर 7 साल तक आपने कंसेक्यूटिव डिविडेंड नहीं दिया तो वो शेयर्स भी IEPF में आ जाएंगे, और एप्लीकेशन मनी अगर सामने वाले को आपने अलॉटमेंट नहीं किया और अलॉटमेंट की डेट निकल गई तो एक्सपायरी होने के बाद वो भी 7 साल बाद। ठीक है, 7 साल बाद एप्लीकेशन का मनी अगर आपने नहीं लौटाया है तो वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, IEPF में। ठीक है, बहुत सारा है। ये सारा पैसा सोर्सेस जमा कहाँ से हुआ। अब यूटिलाइजेशन, इसमें मैंने तुम्हें रेस्ट इन पीस दिल, REP दिल, R का मतलब क्या था, रिफंड। जिन लोगों का ये पैसा है अगर वो रिफंड मांगना चाहते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाकर रिफंड ले सकते हैं। I का मतलब था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, P का मतलब था प्रमोशनल, इन लोगों की इन्वेस्टर को प्रमोट करने के लिए, अवेयर करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, RIP। फिर उसके बाद दिल, D फॉर डिसगॉर्जमेंट और डिसबर्समेंट, जिन लोगों के साथ भविष्य में कभी गलत हुआ है
और उनके शेयर का पैसा डूबा था तो वो पैसा इन पैसे में से उन्हें दिया जाता है। ये डी हो गया। और आई वापस इंसिडेंटल था। और एल फॉर लीगल, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों ने कोर्ट में केस करा और जो उनके लीगल एक्सपेंस हुए वो भी इस फंड में से उन्हें रीएम्बर्स किए जाएंगे। ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड, इस फंड को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी। फोर्थ, उस अथॉरिटी में 6 मेंबर होंगे। एमसीए का जो चेयरपर्सन है वो इधर सेक्रेटरी होगा। एमसीए का चेयरपर्सन इधर क्या होगा? सेक्रेटरी। ये अथॉरिटी का काम होगा फंड को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, देखरेख करना। और इस फंड में से जिस लोगों को रिफंड देना होगा वो भी पहले अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे। फिर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। फंड का देखरेख करने के लिए इसके साथ साथ इसके अकाउंट्स भी मेंटेन करेगी अथॉरिटी और इसकी ऑडिट भी करवाएगी। और ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद इस फंड की एक ऑडिट रिपोर्ट और इस कंपनी की एक रिपोर्ट तैयार होगी। इस फंड की एक रिपोर्ट तैयार होगी और एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी और दोनों रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखी जाएगी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। ये नहीं बोला कब रखी जाएगी, तो मेरा ये मानना है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा पार्लियामेंट के साल में 4 सेशन होते हैं, तो जो भी उस समय सेशन होगा उस सेशन में ये रिपोर्ट्स रखी जाएगी। हो गया 120। फिर दो छोटे छोटे थे 126 और 126 ये बोलता है कि अगर आपने शेयर किसी को ट्रांसफर किए और ट्रांसफरी के नाम पे अभी तक शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंपनी वो डिविडेंड को या तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी या ट्रांसफरर के इंस्ट्रक्शन पे वो अमाउंट ट्रांसफरी को दे देगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इन शेयर्स के रिगार्ड में जो राइट शेयर या बोनस शेयर कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं उसको होल्ड पे रखा जाएगा। कीप इन अवेयरनेस, उन्हें होल्ड पे रखा जाएगा क्योंकि शेयर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। 127, अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं करती या डिविडेंड पे नहीं करती तो उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी है। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2 में पेनल्टी बताना। पेनल्टी क्या है? जो भी डायरेक्टर है उसके ऊपर 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यू एंड 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी 2 साल। अगर वो डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्ट के लिए गिल्टी पाया जाता है तो क्या वर्ड बोला मैंने? तो अगर वो प्रूव कर देता है कि आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूं, डिविडेंड ना देने में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक अदना मुलाजिम हूं, तो फिर वो बच सकता है। विलफुल डिफॉल्ट में उसे पेनल्टी देनी है 1000 रुपए पर डे और 2 साल की जेल। और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना है 18% की रेट से शेयर होल्डर को। इंटरेस्ट जाएगा शेयर होल्डर के खाते में और पेनल्टी जाएगी सरकार के खाते में, मोदी जी के खाते में। इसको भी हटाओ, ये पनिशमेंट था। और लास्ट एक्सेप्शन, अगर ये 5 केसेस होते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं देनी। केस नंबर 1, ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी की डेथ वेथ हो गई, लॉ डिक्लेयर हो गया, लॉ चेंज हो गया, कुछ भी। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर कंपनी ने डिविडेंड को लॉफुल एडजस्ट किया है अपने किसी शेयर होल्डर के डेट के अगेंस्ट में, शेयर होल्डर को पैसे लेने थे तो हमने वहां एडजस्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 3, शेयर होल्डर ने कुछ ऐसी डायरेक्शंस दी थी जो कंपनी के लिए कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है। और पॉइंट नंबर 5, कोई ऐसे रीजंस जो कंपनी के बियॉन्ड, कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे कि कंपनी ने तो डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया लेकिन सामने वाले को रिसीव नहीं, तो इसमें हम क्या करें? प्यारा सा चैप्टर था, बंद कर दो प्राची। धन्यवाद।